नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए YouTube वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लाइफ साइंस के जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होता है, जो सेल यूज करता है अपने डीएनए को कॉपी करने के लिए। तो आप सभी को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। कंसीडर कीजिए ये एक सेल है। इस सेल के अंदर में डीएनए है जो कि न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। जब भी सेल डिवाइड होता है तो एक सेल से आपको दो सेल मिलता है। बेसिकली दोनों सेल में डीएनए इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर जितना डीएनए है दैट मीन्स पेरेंट में ही उतना डीएनए होता है। तो पेरेंट में जो डीएनए होता है पहले ये अपने डीएनए को कॉपी कर लेते हैं और डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद ही ये सेल डिवाइड होगा और इक्वली दोनों सेल में अपना डीएनए कंटेंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो डीएनए का जो कॉपी या रेप्लिकेशन हम कहते हैं वो बिफोर सेल डिवीजन होता है। और ये सेल डिवीजन के कौन से फेज में होता है? ये होता है एस फेज में और जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। अभी हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली उसका नेचर कैसा है। सो डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। व्हाट डज सेमी कंजर्वेटिव मीन्स? So during replication, each parental DNA act as a template. A new complementary strand is synthesized against each old strand, and the result is a two DNA molecule, each containing one parent strand and one newly synthesized DNA. So consider कीजिए ये है एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। और ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड में आप सभी को पता ही होगा जो बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर है। हमारे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल में वीडियो है, उसे चेकआउट कर सकते हो। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, सुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन होता है। ये जो बैकबोन है ये सुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन है और उसके अंदर की तरफ यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेसेस रहते हैं। और ये दो स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होता है इसे हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और इस उसके अपोजिट में होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो जब भी डीएनए अपना कॉपी बनाता है तो कॉपी बनाते वक्त बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का जो स्ट्रैंड है वो एक टेम्पलेट हिसाब में काम करता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक और टेम्पलेट में काम करता है। तो जो भी नया स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो कोरोस्पोंडिंग होगा उसके ऊपर वाले पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड का। उसी प्रकार से उसके नीचे में जो और एक नया डीएनए स्ट्रैंड आप देख पा रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके नीचे के पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड से। और बिकॉज ऑफ दिस नेचर जहाँ पर आपका जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है एज ए होल, वहाँ पर आपको एक पेरेंटल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा और एक न्यू स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। और इस तरह के कॉपी मैकेनिज्म को और रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को हम सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब हो गया हाफ और कंजर्वेटिव मतलब हो गया कंजर्व करना। तो डीएनए का जो ओरिजिनल नेचर था वो हाफली कंजर्व हुआ, इसी के लिए हम इसे कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके। और ये चीज को सबसे पहले प्रूव किया था मिचेल्सन एंड स्टाल्क ने थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट इन द ईयर ऑफ 1958। और इस चीज को और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो भी दिखाऊंगा। सिंस ये टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन बेसिक कंसेप्ट, तो मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक ही दिखाऊंगा और डिटेल्स चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो बेसिकली मिचेल्सन स्टार्क ने एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर नाइट्रोजन आइसोटोप को इस्तेमाल करके ये प्रूव किया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इससे पहले भी और दो नेचर के बारे में बताया गया था, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन
डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? डीएनए रेप्लिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? पहला बात, इट मेंटेन जेनेटिक कंटिन्यूटी। ठीक है, पेरेंटल का जो जेनेटिक कंपोजिशन है ये नेक्स्ट जनरेशन भी कंटिन्यू होगा, ये मेंटेन करता है। इट मिनिमाइज द रेप्लिकेशन एरर। ठीक है, जब भी पेरेंटल स्ट्रैंड आपका पेरेंटल स्ट्रैंड के कोरस्पोंडिंग न्यू स्ट्रैंड बनता है, तो रेप्लिकेशन एरर होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इट इंश्योर हाई फिdelity ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है वो बहुत एक्यूरेट है, और मिस्टेक होने का और एरर होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। नाउ व्हाट आर द एंजाइम्स व्हिच इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन? जैसे कि आप सभी को मैंने बोला था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर हुआ, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे तो डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स है। सिंस दिस इज ए डीएनए रेप्लिकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम दो ही एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी है। So, the first enzyme which take part in DNA replication is हेलिकेस। ये एक डिस्क्लेमर में दे रहा हूँ कि इस एंजाइम से पहले भी बहुत सारे एंजाइम्स है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम। So now what is this helicase enzyme and what's its function? Now helicase unwind the double stranded DNA helix। तो ये जो डीएनए डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बीच में नाइट्रोजनियस बेस लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प टू कनेक्ट टू दिस टू स्ट्रैंड। ओके, ये पूरा कंप्लीटली सील स्ट्रैंड होते हैं, दोनों ही कंप्लीटली सील होते हैं और एक लेडर की तरह होते हैं। बेसिकली ये जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं, ये हेलिकेज एंजाइम ये नाइट्रोजनियस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इट ब्रेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसे तोड़ देते हैं। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे तोड़ देते हैं। Now it convert a double stranded DNA into a single stranded DNA। जब भी हेलिकेज एंजाइम डीएनए को तोड़ता है तो ये दो सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड को बना देता है। और इवन आप देख सकते हो फर्दर यहाँ में जो डीएनए स्ट्रैंड है ये दोनों ही सील है। यहाँ पर नाइट्रोजनियस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक कंप्लीट लेडर की तरह बना चुका है। बट हेलिकेज जब भी फर्दर जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस हेलिकेज यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। नाउ फोर्क इज लाइक ए चम्मच, फोर्क को हम कहते हैं चम्मच। चम्मच होता है इस प्रकार से। ओके, चम्मच होता है इस प्रकार से। अगर आप अच्छे से देखो ये पोर्शन में, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन खाली होता है। ओके, सिमिलरली लाइक दैट आप देख सकते हो, अगर इसे आप एक चम्मच पकड़ लो, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा सॉलिड होता है, और जहाँ पर एंजाइम तोड़ना स्टार्ट करता है यहाँ पर ये पोर्शन खाली हो जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस स्ट्रक्चर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, और इसी जगह से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, इसी जगह से रेप्लिकेशन फोर्क से। नाउ विदाउट हेलिकेज डीएनए स्ट्रैंड कैन नॉट सेपरेट। तो हेलिकेज के हेलिकेज होना बहुत जरूरत है, तभी ही डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। इट प्रोवाइड एक्सेस फॉर अदर रेप्लिकेशन एंजाइम। तो डीएनए हेलिकेज अगर ना रहे तो कोई भी अलग एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में जरूरत होता है वो डीएनए का एक्सेस नहीं मिलता। तो जब भी हेलिकेज डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करेगा तभी ही दूसरा एंजाइम आएगा और डीएनए रेप्लिकेशन को फर्दर प्रोसीड कर पाएगा। ओके, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट
enzyme which take part in DNA replication is a DNA polymerase. Now, what is this DNA polymerase and what its function? Now, DNA polymerase synthesize new DNA strain adding a nucleotide. Okay, जैसे कि मैंने बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो नया स्ट्रैंड बनता है, वो अगेंस्ट द पेरेंटल स्ट्रैंड बनता है, और वो पेरेंटल स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट. ओके, तो बेसिकली ये जो टेम्पलेट होता है, ये टेम्पलेट पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और ये टेम्पलेट के अगेंस्ट में एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए आके अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमर. और ये प्राइमर को अटैच करने के लिए और एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमेज. ओके, नाउ दिस प्राइमेज इज रेस्पॉन्सिबल टू अटैच स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए जिसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. ओके, now, what happen after a primer is attached to the template? Okay, the template dependence synthesis uses the parental strand as a template. जो डीएनए पोलीमरेज होता है, पकड़ लीजिए ये जो एक हाथ का फिगर है, ये डीएनए पोलीमरेज को सिंबलाइज कर रहे हैं. तो बेसिकली ये जो डीएनए पोलीमरेज है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए. और न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होता है वो होता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. पकड़ लीजिए ये जो डीएनए है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, इसका मूवमेंट होगा, हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये है आपका न्यू स्ट्रैंड का 5 प्राइम डायरेक्शन, ये है न्यू स्ट्रैंड का 3 प्राइम डायरेक्शन. तो जो डीएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ ही होगा. ओके, और ये क्या करेगा, प्राइमर ने आरएनए जो ऐड किया है, ये आरएनए को एक प्रकार का रेफरेंस कंसीडर करके वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है. ठीक है, सो ये प्राइमर होना बहुत ही जरूरत है. अगर प्राइमर नहीं हो तो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता है. ओके, और इसे डिटेल्स में हम बाद में फर्दर और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. नाउ डीएनए पॉलीमरेज क्या चीज यूज करता है एज एन सबस्ट्रेट, सिंस ये एक एंजाइम है, तो एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट यूज करता है टू कंप्लीट दिस रिएक्शन. ओके, सो इट यूजेस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं डीएनटीपी. ओके, सो डीएनटीपी में क्या आ सकता है, एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, या आपका जीटीपी सीटीपी सीटीपी. तो इस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को यूज करके ऐड करते हैं. ठीक है, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन डीएनए पॉलीमरेज के और सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रूफ रीडिंग एबिलिटी. तो डीएनए पॉलीमरेज ओनली आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करता, इसका प्रूफ रीडिंग मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं, ये चीज को भी एंश्योर करता है. कैसा, many DNA polymerase has 3 to 5 direction exonuclease activity. So जब भी डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा, लेटर ऑन डीएनए पॉलीमरेज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जैसे कि पकड़ लो, ये एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, वो अपना काम किया, वो उसने अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड करते करते चले गए. उसके बाद वो ऐड करने के बाद whether the DNA replication has take place in a right direction or not, इसको इंश्योर करने के लिए कोई और डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और वो डीएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है, तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, पहले तो आप काम कर लेते हो, और काम करने के बाद आप क्रॉस चेक करने के लिए आप फिर से रिवाइज करते हो. तो रिवाइज मतलब उल्टा. तो रिवाइज करते वक्त 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में देखता है वेदर ऑल द न्यूक्लियोटाइड आर प्लेस्ड इन ए करेक्ट पोजीशन और नॉट. ठीक है, और ये इसी की वजह से अगर अच्छे से ऐड नहीं हुआ, कोई एक पोजीशन में आपका पकड़ लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड गलत है, तो ये न्यूक्लियोटाइड को निकालने का भी कैपेसिटी होता है डीएनए पॉलीमरेज का, और उस कैपेसिटी को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. ओके, so it remove incorrect and incorrectly incorporated nucleotides, निकाल देते हैं, and ensure high replication fidelity. Okay, now
जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि दोस्तों कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज़ जब भी डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ता है, तो रेप्लिकेशन फ़ोर्क बन जाता है, जो कि आप ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक रेप्लिकेशन फ़ोर्क है और डीएनए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका सिंथेसिस करता है। पकड़ लीजिए, ये है डीएनए पॉलीमरेज़, ओके, दिस वन इज़ डीएनए पॉलीमरेज़। तो वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा। लेकिन जब वो सिंथेसिस करता है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो विदाउट एनी हर्डल वो डीएनए सिंथेसिस करेगा, कंटीन्यूअसली करेगा। बट उसके अपोजिट में जो स्ट्रैंड होता है, पकड़ लीजिए 3 प्राइम के अपोजिट में 5 प्राइम ऑब्वियसली होगा और उसी प्रकार से ये नीचे का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके 5 प्राइम एंड होगा, उसके अपोजिट में 3 प्राइम होगा। बट डीएनए का जो मूवमेंट हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज़ का जो मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज़ है, एक ही डीएनए पॉलीमरेज़ है जो कि आपका दोनों ही टेम्पलेट के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अच्छे से याद रखिए दोस्तों। ओनली वन डीएनए पॉलीमरेज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। ये दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड से नया डीएनए का सिंथेसिस के लिए एक ही डीएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका इन्वॉल्वमेंट ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ में इन्वॉल्वमेंट इसका ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम का डायरेक्शन होता है, वो उल्टा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रैंड होता है, ये कंटीन्यूअसली अपना डीएनए बना नहीं पाता। किसी-किसी जगह में आपका डीएनए नहीं बन पाता और नहीं बन पाने के कारण यहाँ में कंटीन्यूअसली डीएनए फॉर्मेशन नहीं होता और इसी की वजह से ये जो स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बनता है, इसको हम कहते हैं डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड, ओके। और ये जो छोटे-छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट के होते हैं, उसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं और ये फ्रेगमेंट को जापानीज़ साइंटिस्ट ओकाजाकी ने ही डिस्कवर किया था, उसी के उनके नाम पे ही ये फ्रेगमेंट को दिया गया है, ठीक है? और ईच स्ट्रैंड के पास में आपका प्राइमर दिखने को मिलेगा, जो कि ज़रूरी होता है डीएनए का सिंथेसिस के लिए। इवन ये साइड में भी आपको प्राइमर दिखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ कंटीन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड जो लीड करता है, वहाँ पर सिर्फ़ एक ही प्राइमर दिखने को मिलेगा, बट उसके अपोज़िट में जब भी डीएनए आधा बनता है, टूट जाता है, फिर से एक प्राइमर लगता है, उसे रेफ़रेंस में रखकर डीएनए पॉलीमरेज़ और बनाता है, फिर से टूट जाता है, फिर से प्राइमर लगता है, इसी प्रकार से ये कंटिन्यू होता है, ओके? और इसी प्रकार से आपको लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दिखने को मिलता है, ओके? और बाद में जब डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, तब डीएनए पॉलीमरेज़ फिर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में आता है। वो प्रूफ रीडिंग करता है और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इसे जॉइन करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज एक प्रकार का आपका मॉलिक्यूलर ग्लू है, जो कि डीएनए को जॉइन करने में सहाय करता है। सो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज़ एंड डीएनए पॉलीमरेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम है, उसके बावजूद भी और कुछ-कुछ एंजाइम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमेज़ प्राइमेज़ जो एंजाइम है, वो शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए सप्लाई करता है डीएनए टेम्पलेट के पास, ठीक है? ये देख सकते हो, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए सप्लाई करता है और इसी को रेफरेंस में रखकर ये जो डीएनए पॉलीमरेज़ है, वो अपना रेप्लिकेशन कर पाता है। डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है जो कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को जॉइन करने में सहाय करता है और उसके बाद टोपोआइसोमेरेज़ एक एंजाइम है जो कि डीएनए सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करने में सहाय करता है। अभी आप पूछो कि डीएनए में सुपर कोइलिंग क्या होता है? दोस्तों याद रखिए, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। उसे आप कंसीडर कर सकते हैं एक रस्सी की तरह। तो कोई भी एक रस्सी के बीच में आप अपना फिंगर डालो, फिंगर डालने के बाद अपने फिंगर को इस तरफ मूव करना, तो मूव करते हुए देखना, यहाँ में अनवाइंडिंग होगा और उसकी वजह से आगे की तरफ कोइलिंग होगा। और जब भी ये कोइलिंग ज़्यादा बन जाए, तो डीएनए रेप्लिकेशन रुक सकता है। तो इसी की वजह से टोपोआइसोमेरेज़ क्या करता है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होने की जगह में कट कर देता है।
और कट कर देने की वजह से ये पॉजिटिव सुपर कोइलिंग रिलैक्स होके स्ट्रेट डीएनए के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। सो टोपोआइसोमरेज का काम ये होता है। तो अभी हम डीएनए रेप्लिकेशन का समरी देखते हैं। पहला, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, जहां पर आपका एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड होता है। ठीक है? सो ओल्ड से नया जो बनेगा, एक पेरेंटल होगा और एक न्यूली फॉर्म आपका स्ट्रैंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट एंजाइम हैं। पहला तो हेलिकेज़ एंजाइम और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज़। हेलिकेज़ एंजाइम क्या करता है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, और डीएनए पॉलीमरेज़ क्या करता है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रैंड। और लास्टली, डीएनए रेप्लिकेशन इट इंश्योर एक्यूरेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अगर डीएनए रेप्लिकेशन ना हो तो नया जो सेल बनेगा वहां पर डीएनए कैसा आएगा? आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक डीएनए से दो डीएनए एक डीएनए से दो डीएनए जो बनता है वो डीएनए रेप्लिकेशन के वजह से ही बनता है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, या आपके फ्रेंड या भाई या सिस्टर के साथ। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।